मेरी हमारे प्रिय साथी संचालक महोदय जी मऊ से आए, माने हमारे साथ आए हुए डॉक्टर त्रिभुवन जी, कामरेड रमाशंकर जी और तमाम उपस्थित हैं साथी। अभी हमारे साथियों ने बताया, आप लोगों ने देखा कि 5 लोगों का फोटो लगा हुआ है। इसमें से एक बच्चा है 19 वर्ष का। इसके पिता की 1.5 एकड़ जमीन है और अकेले अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। और जब से आंदोलन चल रहा तब से यहाँ तीनों हैं, माँ, पिता और बेटा। बीच बीच में खेती का काम पिता को देख के आते हैं। इतने पिता व्यथित थे कर्ज के जाल में इनके कि वो माने घबरा गए। इस लड़की ने अपने पिता को समझाया, पिताजी अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं इंटर पास कर लिया हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा कनाडा, खूब पैसा कमा के भेजूंगा, आपकी सारी जमीनों को छुड़वा दूँ, लेकिन आप आत्महत्या मत करना। वो देखता है कि तमाम कर्ज के जाल में फंस करके किसान आत्महत्या कर रहे हैं और वो बच्चा जो अकेले अपने बाप का कहता है, पिताजी आप आत्महत्या मत करना, हम कमाएंगे आपका भरेंगे। और वही बेटा सही। माँ कहती है कि अभी हम जिंदा हैं, हजारों बेटे कुर्बान हैं इस आंदोलन में, किसानों के इस लड़ाई में, और क्या हुआ, अभी बेटा तो गया है, माँ और बाप जिंदा है, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे। इस जज्बे के साथ 10 महीने से वहां पड़े हुए लोग हैं। और आप लोग तो अखबारों में पढ़ा होगा, लाठी गोली डंडा क्या नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो हटे नहीं। और जैसा कि हमारे साथी ने बताया, ये आंदोलन इतिहास रचने जा रहा है। किसान को सबसे कमजोर समझा जाता था आजाद भारत में, आज भी समझते हैं, सत्ता पर समझते हैं, किसान खुद समझता है। अरे सब जाति में बटा हुआ, धर्म में बटा हुआ, छोटे किसान, बड़े किसान, मझोले किसान, इनकी एकता कहाँ है? ये कुछ नहीं लड़ेंगे। और सबसे ज्यादा आप देखेंगे आजादी के बाद व्यवस्था की मार किसानों के ऊपर है, सबसे ज्यादा आप ही भुक्त हो गए हैं। लेकिन फिर भी ये उदासीनता कि कुछ नहीं हो सकता आंदोलन से। इस आंदोलन ने साबित किया कि यदि हम संगठित हो करके अच्छे मन से, लक्ष्य के साथ, सही नेतृत्व में अगर हम आंदोलन करें तो हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आई वो आया, आत्मविश्वास किसानों का बढ़ा है। जो हमारे साथी ने कुछ बताया भी, आत्मविश्वास बढ़ा है और उस आत्मविश्वास के लबरेज से ही नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे, ये है नारा। और उसमें 700 के करीब शहीद हो गए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, एक बाबा आए थे जो हरियाणा में, माने वहाँ बाबा बहुत प्रतिष्ठा थे, वो बहुत अच्छा सम्मान था वहाँ तमाम किसानों के बीच में। वो आंदोलन में साथ ही आए थे, 2 महीने बाद आ गए वहाँ, आंदोलन में 2 महीना रहे। और उन्होंने एक आत्महत्या का लेख लिखा कि बच्चों मैं आपके दुख को नहीं देख पा रहा हूँ। हम तो सोचे थे कि ये सरकार इन किसानों के से चलती है, चुनी जाती है, किसान के बेटे ही नेता बने हैं, मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। और मुख्य प्रधानमंत्री तो कहते हैं हम चाय बेचने वाले काम शुरू किए। ये दर्द समझिए गरीबों का, किसानों का, और कानून वापस ले लेंगे। लेकिन आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा को देख करके अब हम धैर्य खो दिए हैं। इसलिए आपके ये मत समझिए कि मैं कायरता की तरह जान दे रहा हूं, बल्कि आपके आंदोलन के समर्थन में मैं अपना बलिदान दे रहा हूं। और मैं बलिदान दे के कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि आंदोलनकारी तमाम लोगों के बीच में मैं हो जाऊंगा। ये एक बात, और वो संकल्प के साथ लड़ रहे हैं। तो ये आखिर ये इतना क्यों लड़ रहे हैं? 2 पक्ष हैं, एक सरकार है, एक जो कहती है कि ये हमने सारा हित में बनाया कानून, किसानों के हित में सारे कानून हैं, और किसान को हमने आजाद कर दिया। और किसान कह रहा है कि ये तो हमको गुलाम बनाने का, फिर से गुलाम और कंगाल बनाने का कानून है, आप इस कानून को वापस ले लीजिए।
आप लोग जानते हैं 10 दौर की बात हुई है। 10 दौर की बात में किसान डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, उसके बेटे हर कुछ है। उन्होंने एक एक शब्द रखा, उस तमाम 3 कालो कानूनों के एक एक आर्टिकल को रखा उनके सामने और विवेचना करके बताया और सब निरुत्तर हो गए और कहा अच्छा आज स्थगित अगली, माने वो जवाब नहीं दे पाए। लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी घूम घूम के कहते हैं कि 10 दौर की बात हुई, लेकिन किसान यह नहीं, काला कानून वापस लोग कहते हैं, लेकिन काला क्या है इसको नहीं बता पाए, झूठ बोलते हैं। किसान आज भी कह रहा है काला क्या क्या है, इसमें कुछ सफेद है ये नहीं है, काला ही काला है। और पूरे आंदोलन जैसे हमारे साथी ने इंगित किया, एक बार मात्र प्रधानमंत्री बोले, वो बोले कि 1 खून का अंतर है। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा 1 खून का अंतर है, 1 खून से हम बात हो सकती है, मामला समाधान। आप सवाल किसान कर रहा है, वो खून का इंतजार तो हम आज तक कर रहे हैं, कौन खून करेगा। और माने इतना बड़े आंदोलन, इतना खोरेजी के बाद भी एक आवाज नहीं। इसके पहले भी आंदोलन हुआ था कांग्रेस के जमाने में, बहुत बड़ी भीड़ गई थी। माने महेंद्र सिंह टिकैत जो पहले किसान भारतीय किसान राकेश टिकैत के पिताजी थे, माने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लाखों किसान गए थे और पुलिस रोकने की कोशिश किया, वो सब घाटा बताते हुए चले गए और जा करके माने वहां पहुंच गए रामलीला मैदान में। कोशिश किया, तुरंत निर्देश हुआ, उस समय इंदिरा गांधी थी, कहा ना किसानों के साथ जाती नहीं है। और 8 दिन के बाद उन्होंने बुलाया और समझौता करके सबको सम्मान के साथ भेज दिया। भले ही नहीं पूरा किया, कुछ पूरा किया कुछ नहीं पूरा किया, लेकिन बात किया। वो आए, लाठी नहीं चलने दिया, गोली नहीं चलने दिया, तुरंत डांटा कि हटो यहाँ से, आने दो किसानों को। लेकिन ये सरकार कितनी क्रूर है, कील गाड़ा हुआ है। आप देखेंगे वहां जाकर के तो आप सोचेंगे। इसके बावजूद मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसके बावजूद ये किसान क्यों बलिदान दे रहा है? वो सब मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं। और जो कहते हैं कि बड़े किसान है, बड़े किसान तो 10-5% हैं। सारे 1 एकड़ 2 एकड़ जो शहादत दे रहे हैं, 1.5 एकड़ का किसान, 3 एकड़ के किसान, 5 एकड़ के किसान, 1 एकड़ का किसान, वो सब जूझ रहा है। क्यों जानते हो? इसीलिए इस काले कानून के बारे में ठीक से पढ़ना, हम लोगों को जानना। अभी तो हमारे साथी जैसे आप फोन लगाए हैं, इसमें है, रिसर्च कीजिए गूगल में कि ये क्या कानून माने कृषि कानून 2022 का क्या है। तो अगर उसमें सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप पढ़िए। लेकिन भाषा ऐसी है कि सामूहिक पढ़ना पड़ेगा, सबको समझ में आता नहीं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। हिंदी बोलिएगा आ जाएगा। तो वो मैं कुछ आप लोगों को उन बातों की बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, प्रयास करूंगा कि आप लोगों को एक सरल में काला क्या है उसमें, क्या क्यों किसान आमादा है, लड़ेंगे जीतेंगे या मरेंगे। और इस साथी ने जो बताया ये अभूतपूर्व, इतना धैर्य। अभी तक के इतिहास में किसान भी कहीं आंदोलन किया, कोई मजदूर भी आंदोलन किया, थोड़ा सा पुलिस अटैक हुआ तो तुरंत अड्ढा ईटा चलने लगा, तुरंत दोनों तरफ से होता है और तुरंत खत्म। इसको मौका नहीं मिल रहा है। किसान कह रहा है सही ठीक है मारिए, लेकिन मानेंगे नहीं, हम उसको लेकर हट रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, सुप्रीम कोर्ट को अभी कह रहे खाली करो। किसान कह रहा है हम अब कहाँ गए थे आपके पास फरियाद लेकर के, जो फरियाद लेके गए हैं उनको आप बताइए। जो लोग दायर किए वही, जो विरोधी लोग हैं वही दायर किया। उन्होंने कहा हम तो एक किसान है और हमने चुना है इस सरकार को। गौर करिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने कितना दृढ़ है ये आंदोलन किसान नेताओं का, मैंने किस तरह से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो जिनको चुनाव में जिताया है और ये हमारे प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कानून बनाया है, हम तो इनसे ही कह रहे हैं कि कानून वापस करो। हम तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में तो रोक दिया तुम्हारी सरकार ने, पुलिस ने कांटे गाड़ दिया, हम बैठ गए। हटाओ रास्ता खाली करो, हम दिल्ली जाएंगे।
रास्ता खाली है, हम क्यों रास्ते में बैठेंगे, सोच डालो। माने कितना बेहतरीन लड़ाई है ये, एक टस से मस नहीं कर पा रहे किसी को। और क्या क्या किया जानते हो, माने अपने लोगों को, जो किसान संघ है उनका, उन लोगों को पूरा, मंत्री को, मिनिस्टर को, जो है उनके राज्य के, केंद्र के तमाम विधायकों को, एमपी को कहा गांव गांव जाइए, आप ये अच्छाई के बारे में बताइए। बरगला दिया है लोगों ने इनको, किसानों को। और असली बात यह है कि एक बार आप लोग पढ़े भी होंगे, थोड़ा आता नहीं मीडिया में, एक बार कोशिश करके देख लिया, 5, 2, 4 अपने चाहे कुछ चमचों के अलावा कैसे भी गांव में कोई मीटिंग नहीं कर पाए, सब फ्लॉप हो गई। और लोग काला झंडा लेकर के गांव गांव में खड़े हो गए, लाखों लाख किसान, और आज सब खत्म हो गया इनका। ये है लड़ाई। तो क्या है काला, हम लोगों को भी इसको समझना और इस लड़ाई के साथ तन मन धन से खड़ा होना। आज ये आम ही जो चुप्पी है, क्रोध है, गुस्सा है, लेकिन उसका इजहार जो सड़कों पे होना चाहिए, ना होने से उसको बल है मिल रहा है अभी की। अरे जनता तो सब चुप है, इसका माने मेरे साथ है। इसलिए सड़क पे इजहार करना बहुत जरूरी है, आवाज को बुलंद करना सड़कों पे आकर के कि मेरे साथ है। तो देखिए, किसान जाड़ा गर्मी बरसात में बहुत मेहनत करता है, एक कच्चा सौदा है खेती तक, खेती का। और एक चीज आप जानते हैं, कोई कितना भी सोना पैदा कर ले, कितना इंडस्ट्री कारखाने खोल करके तमाम सारा चीज पैदा कर ले, कपड़े पैदा कर ले, लेकिन वो खाना ही तो खाएगा, अन्न से खाएगा। बिना अन्न के जिंदा नहीं रह सकता है। और हमारे देश का दौर भी एक देखा है, हमारे देश में बुजुर्गों से आपके जिंदा हुए पूछिएगा कि यहाँ अन्न नहीं मिलता था। अन्न के लिए फरियाद लेके गए थे अमेरिका, तो वही जो बड़ा बाजरा होता है, जो जिसको लाल लाल, वो भेजा, जिसको सुअर खाते हैं वहाँ, वो भेजा था, यहाँ सप्लाई किया था। और हमने देखा है, हम खुद अपने पिताजी के साथ गए थे, पढ़ रहे थे, कक्षा 8 में बोरा लेकर के उसको खरीदने गए थे। हमारे दूर का एक था तहसील को आकर। लेकिन एक दुनिया के हर सभ्य राष्ट्र जो है अपने किसानों को, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन उत्पादन है खेती का। कहीं भी आप किसी मिल फैक्ट्री कारखाने में जाएंगे, सारी सुविधाएं हैं, एक जगह आराम से आप करते हैं, लेकिन ये इसका कोई सुविधा नहीं है और प्रकृति भरोसे है। इसलिए दुनिया के सारे राष्ट्र किसानों को सुविधा देते हैं, सब्सिडी देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, और बिना संरक्षण के दुनिया भूखों मर जाए, नहीं मिलेगा। यही सभ्यता का पहचान भी है एक सभ्य समाज का, कि कोई भूख से न मरे। लेकिन इसमें यही मांग थी किसान का। किसान की समस्या क्या थी? ये KKMS जो देख रहे हैं, ऑल इंडिया किसान खेती संस्थान, सन 1950 में इसका जन्म हुआ। तब से ही इसका घोषित नारा है कि किसान की जो लाचारी बिक्री है, यही है उसके संकट का सबसे बड़ा कारण। किसान जब अपने खेतों में पैदा करता है तब माल सस्ता हो जाता है, और जब बेच देता है तो फिर उसके ही बेटे भाई शहरों में मजदूर के रूप में महंगा खरीदते हैं, और जरूरत पड़ने पर बहुत सारे किसान बेच देते हैं, फिर महंगा खरीदते हैं। यही उसकी लाचारी बिक्री, वो लाचारी है, क्योंकि जब उसकी फसल पैदा होती है तब बहुत सारी जरूरत उसको होती है। किसी को स्कूल पढ़ाना है, किसी को दवा दारू करना है, किसी का शादी ब्याह पड़ा हुआ है, किसी का कुछ जरूरत है, कोई कर्ज लिया है, खाद बीज तमाम कर्ज में लिया है, सोसाइटी का तगादा आ रहा है, कोई प्राइवेट महाजन से लिया है, उसका तगादा आ रहा है, तो उनको देना है। और उस लाचारी में उनको रख नहीं सकते, और सरकार कहती है कि आप रखिए, जब आपका भाव आए तब बेचे। माने जिसके पैर न फटी दिवाई टूटा जाने की। उनको क्या पता है कि किसान किस हालत में है, उसको कैसे बेचना पड़ा है। और तब उन्होंने आते आते कहा, पार्लियामेंट से भाषण दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, कि किसानों के से जो वादा हमने किया था उसको पूरा कर दिया, और किसान मुक्त हो गए, और उनके गारंटी कर दिया 1.5 गुना आय का। और ये तीनों काले कानून ले आए, कृषि संबंधित, और एक बिल संबंधी है, और एक पर्यावरण संबंधी, 5 कानून ले आए। तो कैसे कह रहे हैं कि अब स्वतंत्र हो गए आपका लाचारी? तो इन्होंने एक कानून बनाया, कृषि उपज
सशक्तिकरण, संरक्षण व सरलीकरण अधिनियम 2020 माने कॉन्ट्रैक्ट खेती का, फार्मिंग का नियम, जिसको कहते हैं ठेकेदारी प्रथा, एक मोटे में ही समझिए इसका नाम है। सशक्तिकरण माने किसान को सशक्त करना, किसान सशक्तिकरण। अब जो लाचारी थी उसको मजबूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आपको खाद बीज पानी की जो दिक्कत थी, आप बैंक के चक्कर लगाते थे, खाद नहीं मिलता था, इसको परेशान, और जो जब पैदा होता था तो आपको सस्ता बेचना पड़ता था लाचारी में। अब हम इस कानून से उसको खत्म कर दिए। अब बुआई होने के पहले ही, जैसे रबी और खरीफ की फसल के पहले ही, गेहूं बोने के पहले और धान लगा के पैदा करने के पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, आपसे समझौता करेंगी, आप उनसे आपको खाद देगी, बीज देगी, पानी देगी, और आप पहले ही करार हो जाएगा मूल्य आश्वासन, वो देगी आपको मूल्य आश्वासन का करार हो जाएगा कि हम इतने रेट में आपका फसल खरीदेंगे। ये तय हो जाएगा, इसलिए आपको लाचारी में दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी, खाद बीज के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, हाँ बहुत बढ़िया कर दिया। लेकिन एक चीज आप लोग सोचिए अनुभव से, वो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आएगी, जिनको हम चुन के भेजा है, वो अपने उत्तरदायित्व से भाग रहे हैं, और कंपनियां आएगी तो क्या दया करके हमारे लिए आएगी, हमको धर्म खाते में हमको दान देने के लिए? वो तो आएगी अपना मुनाफा कमाने के लिए, क्योंकि कंपनियां पूंजी लगाएगी तो मुनाफा कमाएगी, है ना यही बात। तो अब देखिए, ये तो कह दिए, लेकिन कानून क्या बनाए? कंपनी आएगी, एक एरिया चुनेगी, वहां क्या फसल पैदा हो सकती है, उसका किसानों से करार होगा, और पहले ही तय हो जाएगा इसका क्या रेट होगा। मान लीजिए यहाँ आई इस एरिया में, यहाँ पर गेहूं बढ़िया होता है, तो गेहूं का करार हो गया कितना, मान लीजिए 20 रुपया किलो गेहूं आपका तय कर दिया, और 20 रुपया किलो गेहूं तय करने के बाद आपको खाद बीज पानी सब दिया। अब आपको दिक्कत नहीं है, हम सीजन में खाद नहीं मिलती, हम नहीं पूरा डाल पाते, हमको डाई यूरिया नहीं मिल पाती, इसलिए बिना उसके ही हम डाई के काम चला लेते हैं। बीज नहीं मिलता तो हम 2 साल का बीज डाल देते हैं, दूसरा बीज खोजते हैं, लेकिन कहते हैं अभी अभाव नहीं पड़ेगा, आपको सब देंगे। ठीक है, बाजार के रेट से हमने सब लगा दिए। उसके साथ लिखा हुआ है और आर्टिकल में है, उसके साथ ही करार हुआ, करार के समय ही तय हो जाएगा कि क्वालिटी क्या होगी। माने जो अन्न आप पैदा करेंगे, जो गेहूं का करार होगा, उसमें तय होगा क्वालिटी कैसी रहेगी, और जो क्वालिटी तय रहेगी वही क्वालिटी का उत्पादन आपको करना होगा। और अगर क्वालिटी का उत्पादन नहीं होगा तब क्या होगा? तब उसमें है कि जब आपकी फसल तैयार होगी और जब जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो लेगा ठेकेदार, वो जब उसको अपने कटाई करके ले जाएगा तो 2 हिस्सा आपको आपका जो तय हुआ है दाम मूल्य उसका दे देगी 20 रुपया के हिसाब से। एक हिस्सा 1/3 वो अपने पास रख लेगी, जब तक क्वालिटी ना तय हो जाए आपको नहीं मिलेगा। अगर जो क्वालिटी तय है वो क्वालिटी सही रहेगी तब तो आपको देंगे पैसा, और नहीं तो वो पैसा कटौती हो जाएगी। आप ये देखिए खतरा। अगर मान लीजिए बाजार के बाहर में 18 रुपये में बिक रहा है गेहूं और आपका 20 रुपये में करार हुआ है, तब उनके यहाँ क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्वालिटी के मानक तो वही तय करते हैं, और क्वालिटी के मानक तय करने के लिए कौन आएगा? कह रहे हैं कंपनी द्वारा कुछ नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे जो कि वो मानक का देख रेख करेंगे, तय करेंगे। तो जो नोडल अधिकारी तय करेगा, जो देख रेख में आएगा, वो किसके पक्ष में निर्णय करेगा? अनुभव तो क्या बताता है, वो उसी के पक्ष में करेगा जो कंपनी है। और तब आप सारी लागत लगाए और आपकी हवा तो आपका चला गया माने क्वालिटी में, तो आपके पास क्या बचा? सिर्फ कर्ज, क्योंकि उतना पैदा नहीं हुआ कि जितना आप दे सकते थे, मुश्किल से पूरा हुआ, तो कैसे खर्च चलेगा आपका? और जो कर्ज आपको कंपनी ने लाद दिया दे करके खाद बीज पानी, उसका तो सब काट लेगा पहले ही। जो क्वालिटी का कम करके काट लिया पैसा, उसका भी तो पूरा हिसाब ले लिया, तब तो आपको खतरा हो गया, संकट हो गया।
इतना इतना। और दूसरा, अब सोचिए कहाँ से फंस गए आप, क्या करेंगे उस समय। और दूसरा